देखिए आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हो, पता नहीं कौन सा लेक्चर है ये। तो आइसोमेरिज्म में दो होते थे, एक होता था स्ट्रक्चरल, दूसरा होता था स्टीरियो। ठीक, स्ट्रक्चरल में कौन सा पढ़ा? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन और मेटामेरिज्म। एक बचा है इसमें टॉटोमेरिज्म। तो ये जो टॉटोमेरिज्म बचा है ये मैं आपको तभी कराऊंगा जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा दूंगा, जो कि है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बगैर इसको आए आपको मैं ये नहीं सिखा सकता। तो मैं टॉटोमेरिज्म छोड़ूंगा, ये स्टीरियो पूरा कवर करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आऊंगा जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद मैं फिर वापस आऊंगा किस पे? टॉटोमेरिज्म पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा अलग है, थोड़ा टफ है, बिल्कुल अलग है ये। तो इसमें आपको थोड़ी सी मैकेनिज्म आनी चाहिए। तो मैकेनिज्म का बेस क्या है? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम इस पर वापस आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लिखो, स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते थे ये बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता था लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता था। देखो जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर थे। अभी तक हम स्ट्रक्चर ही अलग अलग बना रहे थे। इसमें Cl देखो 1 पर है, इसमें Cl देखो किस पर है? 2 पर है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। तो सर फिर इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, या डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब कि देखो, देखना, जैसे ये कंपाउंड है सपोज, ठीक है, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ठीक, ये ऐसा है, ठीक है। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो अब देखो अरेंजमेंट अलग हो गया। तो ये क्या हो गया? क्या बोलते हैं? एक इसका और इसका आइसोमर हो गया। सर नहीं समझ आई बात, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। अभी आगे चलते हैं, लिखो पहले, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है। पहला ज्योमेट्रिकल, और यही इंपॉर्टेंट वाले हैं, मैं आपको बता दूं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन की गारंटी, 2 क्वेश्चन की गारंटी अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म मिला लो तो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएंगे नीट में, और जेई में भी मिनिमम 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर बाकी सारे पता नहीं आए कि ना आए, यानी अभी तक हमने जितना कठिन कठिन पढ़ा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो आएगा, लेकिन इसमें से जरूर आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इन दोनों को कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना केवल किस में डिफरेंस होता है? 3D अरेंजमेंट और इन स्पेस। कैसे सर? एग्जाम्पल को अभी दिखाता हूं। तो एग्जाम्पल लेते हैं।
देखो जैसे कि ये बताओ, एग्जाम्पल 1 जैसे ये, ठीक। अब देखो बताओ कि ये दोनों आइसोमर्स हैं। सर ये तो सेम ही कंपाउंड आपने लिख दिया है, तो देखो ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, लेकिन अब देखो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आपको पता है sp2 होता है, यानी एंगल कितना बनता है 120 का। ये भी sp2 है, एंगल कितना बनेगा 120 का। तो देखो इसी कंपाउंड में दो तरीके हो सकते हैं, क्या? ये अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस का मतलब समझो। इसमें देखो ये देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो दोनों का यही है ना, बोलो भाई है कि नहीं? दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है कि नहीं? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H2Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। ये क्या हुआ बताओ? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन देखो अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग है। इसमें Cl के सामने Cl और इसमें Cl के अपोजिट Cl। बताओ भाई, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है? स्टीरियो आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या है? स्टीरियो आइसोमर है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे सपोज ये है, ठीक है, रिंग है, तो CH Br लगा है, यहां पर क्या लगा है? CH Cl, ठीक। तो अब देखो इसके भी दो तरीके से हो सकते हैं। मान लो इसमें Cl Br दोनों ऊपर की साइड हो और HH नीचे की साइड हो, एक ये केस बनेगा और एक ये केस बनेगा। H के सामने H, H के अपोजिट H। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा? C3H4Cl Br। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन देखो अलग अलग आइसोमर बन रहे हैं। इसको ये ट्राइंगल ऐसा समझ के चलो कि जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक केस में क्या है? Cl ऊपर की तरफ, Br ऊपर की तरफ, H और H नीचे की तरफ। एक केस क्या है? Cl ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ, H ऊपर की तरफ, Br नीचे की तरफ। तो खुद बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस क्या है? डिफरेंट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिक। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिक, ठीक। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे ये देखो, ये देखिए, अब इसका मतलब समझते होंगे आप, जो थिक लाइन आ रही है इसका मतलब क्या है? आपकी तरफ आ रहा CH3, और ये डॉट 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 करके H जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि H बोर्ड के पीछे जा रहा है। भाई ये sp3 है, टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल क्या होगा? ये दोनों ऐसे, एक इस तरह निकलेगा और एक H पीछे की तरफ जाएगा, एक इस तरह निकलेगा और एक H पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या है? sp3, ठीक। sp3 यानी ये क्या है भाई? टेट्राहेड्रल। अब देखो अगर हम ये बनाएं इसके साथ, ये, तो सर ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं मुझे। नहीं, खुद सोच के देखो, अगर इसके ऊपर ये रखोगे, इसको सोचो ये कंपाउंड है, इसको उठाओ ऐसे हवा में और ऐसे पलटो, तो जब इसको उठाओगे, ठीक है, इसको सोचो उठाओगे और Cl के ऊपर Cl रखो, Br के ऊपर Br रखना है, तो इसको ऐसे पलटना पड़ेगा। बताओ, Br के ऊपर Br रखना है, तो ये कंपाउंड को हवा में उठाओ और ऐसे कर लो। बोलो भाई, ऐसे करना पड़ेगा कि इस कंपाउंड को हवा में निकाला यूं,
और आपको घुमा के करना पड़ेगा यू। ठीक, तो अगर इसको घुमा के करोगे ऐसे, खुद सोचो, ऐसे पेज पलटोगे, जैसे समझो ये कॉपी पर बना हुआ है और आप इसका पेज पलट दो यूं करके, ऐसे करके, तभी तो ये सीएल के ऊपर सीएल आएगा, बीआर के ऊपर बीआर आएगा। लेकिन जब ऐसा करोगे तो अभी जो जब पेज पलट दोगे तो जो CH3 बाहर है, मान लो ये CH3 है, ऐसे देखो, जहां कैप लगी वो CH3 है और जहां कैप नहीं लगी वो क्या है, H। जहां कैप लगी वो CH3, जहां कैप नहीं लगी वो H। तो अभी देखो इस केस में क्या हो रहा है, CH3 बाहर है, H अंदर है। ठीक, ये इसके ऊपर रखना है तुम्हें, तो Cl के ऊपर Cl रखोगे, Br के ऊपर Br। तो कब रख सकते हो, जब इसको ऐसे पलट दो। तो सपोज जब मैंने ऐसे पलट दिया, अब देखो क्या हुआ, Cl के ऊपर Cl आ गया, Br के ऊपर Br आ गया, इसको ऐसे पलट दो। लेकिन हुआ क्या, अब CH3 याद करो, कैप वाला क्या था CH3, याद नहीं, रिवाइंड करो, कैप वाला CH3 था, तो कैप वाला अंदर जा रहा है, यानी CH3 अंदर जा रहा है और H बाहर आ रहा है। लेकिन इसमें क्या, CH3 बाहर आ रहा है और H अंदर जा रहा है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है ना। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सबका, C2H4 ClBr। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है भाई, एक कार्बन पे H लगा है, Cl लगा है, CH3 लगा है और क्या लगा, Br लगा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। इसको बेटा ध्यान से सोचना, फिर से समझा रहा हूं। ये देखो, सपोज हमें इसको इसके ऊपर रखना है, तो अगर इसको ऐसे ही उठा के इसके ऊपर रख देंगे तब तो देखो Cl के ऊपर Cl आएगा, लेकिन Br इसमें इधर है, इसमें इधर चला जाएगा। तो हमें इसको ये ऐसे करके, ये देखो, ये Cl मेरा अंगूठा Br मान लो, अगर ऐसे रखोगे तो देखो Br के ऊपर Br नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूं यूं, तो अब बताओ Br के ऊपर Br आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है, ये देखो, अब समझो, मेरी ऊपर वाली उंगलियां Cl है, अंगूठा Br, और ये जो बाहर निकल रहा है ये CH3 कैप। ये देखो, अभी ये कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। अब इसके ऊपर रखना है तो मैंने Cl के ऊपर Cl, Br के ऊपर Br रख दिया, रख तो दिया, लेकिन हुआ क्या, अब देखो बाहर क्या आ रहा है, H, अंदर कौन सा जा रहा है, ये देखो क्या है, ये CH3, लेकिन इसमें अंदर बाहर कौन सा जा रहा है, CH3। तो जब इसको ऐसे पलटोगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगा। तो हम पढ़ क्या रहे थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, लेकिन इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले पे देखो इसमें ये दो बन गए, एक में Cl सामने, एक में Cl के सामने H के सामने Cl। ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन इसमें भी देखो दो बन गए। मान लो Cl और Br ऊपर की साइड, H नीचे की साइड, Cl के साथ ऊपर, H नीचे, और ये। तो ये एग्जांपल है किसके, स्टीरियो आइसोमर्स के। ठीक है, तो लिखो, इनको स्पेशियल आइसोमर्स भी बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स को स्पेशियल आइसोमर्स, स्पेशियल मतलब स्पेस में। ठीक, तो हम पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए सबसे इजी है एल्कीन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। Symmetrical isomerism in alkene. लिखो, these are stereoisomers which have same molecular and structural formula but differ in arrangement of atoms in space
but differ in arrangement of atoms in space due to hindered rotation about C double bond C, due to hindered rotation around C double bond C। सर इसका मतलब क्या हुआ, अभी आता हूँ। एग्जाम्पल देखो, ब्यूटूइन, देखो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसी पर देखो दो बन जाएंगे, एक में डबल बॉन्ड के एक मतलब CH3 आमने सामने, और एक में अपोजिट साइड। जब ये आमने सामने होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, सिस। सेम ग्रुप सेम साइड, सिस। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। और देखो सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखो जो अभी किया था, ठीक, इसमें भी देखो दो बन जाएंगे। एक में Cl सामने, इसको क्या बोलोगे, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो इसको क्या बोलोगे बेटा, ट्रांस। अब ये होता क्यों है, हेडिंग डालो, कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालो, कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, लिखो, कॉज में पहले लिखो, फिर आपको समझाता हूं। लिखो पाई बॉन्ड, लिखो द रिजिडिटी of pi bond in alkene, the rigidity of the pi bond in alkene is the cause of geometrical isomerism. The rigidity of the pi bond in alkene is the cause of geometrical isomerism. उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि pi bond in alkene is formed by pi bond in alkene is formed by sideways overlapping of unhybridized unhybridized 2p orbital। ठीक, लाइन चेंज करके लिखो, द पाई बॉन्ड प्रिवेंट्स द फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप्स। The pi bond prevents the free rotation of groups attached to C double bond C bond। C double bond C कैसे लिखते हैं, ऐसे। Since energy is required to break the bond, since energy is required to break the bond, लाइन चेंज कर लो, इट इज कॉल्ड एज hindered rotation or restricted rotation। it is called as hindered rotation or restricted rotation। ठीक, लिख लो, दिस गिव्स राइज टू फिनोमेना ऑफ
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस गिव्स राइज टू फिनोमेना ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सर क्या लिखवाया आपने? बेटा ये देखो, जैसे कोई भी जो एल्कीन है, ठीक है, ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। किसी भी एल्कीन, कोई भी एल्कीन क्या होती है? प्लेनर, क्योंकि वो क्या होती है? sp2। सपोज करो ये ग्रुप लगे हैं, ए के सामने ए, बी के सामने बी, ठीक। ये देखो, ये इसका मतलब क्या है? आपकी तरफ आ रहा है, और इसका मतलब क्या है कि ये आपसे दूर जा रहा है। देखो, ठीक। अब देखो, यानी ये अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? ये प्योर पी ऑर्बिटल होगी, ठीक। अब मुझे ये बताओ, ये पाई बॉन्ड ऐसे बना है, ठीक। देखिए ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ना होता तो ऐसे घूम सकता था, ये देखो जैसे ये है, ठीक है, ये घूम रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो घूम जाता, लेकिन ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पी ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पी ऑर्बिटल। अब इन दो पी ऑर्बिटल को सपोज मैं बांध दूं, सपोज करिए आप मेरे दोनों अंगूठों को बांध दीजिए, ठीक है, ऐसे। अब क्या ये घूम पाएगा? ये बताओ, घूम पाएगा कि नहीं? या ये मानिए कि ये देखो बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड है मेरी उंगलियों से, और ये जो दो मैंने ब्लैक मार्कर ले रखे हैं, ये दो ब्लैक मार्कर कौन से हैं? पी ऑर्बिटल, ये वाले, ठीक। अब ये दो पी ऑर्बिटल समझिए मैंने एक स्टिक से बांध रखी है, जैसे ये मेरे दो उंगलियां मिली, ऐसे ये पी ऑर्बिटल भी आपस में अटैच्ड है। तो अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा यूं, तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं? भाई एक बात बताओ, पाई बॉन्ड बनाइए, पाई बॉन्ड बनने की शर्त क्या थी पी ऑर्बिटल में? कि ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। तो देखो दो ही तरीके से पाई बॉन्ड, देखो तो अगर मैं जैसे इसको घुमाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? अगर ये घुमा तो लिया मैंने, लेकिन देखो पाई बॉन्ड टूट गया। पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब ये दोनों जो हैं मार्कर, ये दोनों मार्कर क्या होंगे? पैरेलल, ठीक। तो देखो एक तो ये केस बना। अब अगर मान लो मैं तोड़ भी दूं, तो तोड़ के अगर मैं 180 घुमा दूं, ये देखो ऐसे था, 180 घुमा दिया मैंने, अब बताओ, अब फिर से पाई बॉन्ड बन जाएगा? भाई ये दो हैं, पाई बॉन्ड बनने के दो केस ही बनेंगे इसमें, एक ये पैरेलल, अब जरा सा भी घुमाओगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, अब ये पैरेलल नहीं रहे। दोबारा कब पैरेलल आएगा? कितना रोटेट कर गया? 180, ये देखो ना, ये कैप था, फुल रोटेशन कितना होता? 360, तो ये आधा रोटेट करके कितना हो जाएगा बताओ? 180 हो जाएगा कि नहीं? तो सपोज करो पहले ये था, सिस वाला था, अंगूठे के सामने अंगूठा, उंगली के सामने उंगली, और यहाँ पे, और ये मान लीजिए ऐसे। अभी देखिए अंगूठे के सामने अंगूठा है, उंगली के सामने उंगली, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे, ये देखो। तो मैं जैसे ही इसको घुमाऊंगा ऐसे, तो ये पाई बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, ये टूट जाएगा। लेकिन घुमा के मैं अगर 180 ले आऊं, देखो ऐसे था, अंगूठे के सामने अंगूठा, उंगली के सामने उंगली, 180 कब होगा? ये देखो 180 हो गया। अब अंगूठे के सामने अंगूठा नहीं, उंगली आ रहा है, और अंगूठे के सामने इधर भी क्या रहा? उंगली, ये देखो। तो बात क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है, इसको अगर आप 180 घुमा दो, दो ही केस में ये दो पी ऑर्बिटल पैरेलल रह सकती हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे, यानी डबल बॉन्ड के अराउंड दो ही केस पॉसिबल है, या तो ऐसे या ऐसे। तो देखो सपोज मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ के घुमाऊं, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो सोचो ये ए है मेरा अंगूठा, और उंगली क्या है? बी, ठीक। और मैं अपने इस हाथ को 180 डिग्री घुमा दूंगा यूं, ठीक। तो ये देखो उंगली है बी, अंगूठा है ए, अब मैंने 180 घुमा दिया, तो अब देखो अंगूठा मेरा कहाँ चला गया? पीछे की साइड, और उंगली आपकी तरफ आ रही है। अंगूठा क्या था मेरा? ए, ये देखो
अंगूठा था ए, उंगली थी बी। ठीक, तो अभी देखो ये आपकी तरफ आ रहा है अंगूठा और मेरी उंगली कहाँ जा रही पीछे। अब अगर मैं इसको 180 घुमा दूं तो देखो उंगली जो कि बी थी वो आपकी तरफ आने लगी। ये देखो, इसका मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसमें देखो ए के सामने ए था, अब जब मैंने इसको 180 डिग्री घुमा ही दिया, ये देखो ये देखो, जब 180 घुमा दिया तो ये देखो पहले अंगूठा आपकी तरफ आ रहा था ए, उंगली आपसे दूर थी बी, तो 180 घुमा देंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उंगली आपकी तरफ आने लगी, यानी आपकी तरफ क्या आने लगा, बी। और पीछे की साइड क्या चला गया, ए। तो देखो ये सपोज, अब ये देखो तो दो ही केस में ये बन सकता है भाई। फिर से देखो, या तो ऐसे था या तो फिर ऐसे, तो दो ही केस बने। तो ये जब ऐसे था तो ये पूरा घूम के आया तो ऐसे बना। तो मान लो ये मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा, इसके अराउंड इसको रोटेट किया 180 से, तो फिर से पैरेलल आ गया, फिर से पाई बॉन्ड बन गई। तो ये देखो ए सामने, और इसमें देखो क्या है, ए और बी सामने, तो दो ही केस बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो दीज टू केसेस आर पॉसिबल। तो ये दो ही क्यों बनते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, बोलो भाई, ये दो ही क्यों बनते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, सिस से ट्रांस। मतलब क्योंकि पाई, ये पी ऑर्बिटल तभी आपस में बन पाएगी जब ये घूम के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लो कि फॉर रोटेशन इन एल्कीन पाई बॉन्ड हैज टू बी ब्रोकन। In rotation in alkene, for rotation in alkene, pi bond has to be broken. So, if pi bond is possible, if pi bond is there, only two isomers are possible. Only two isomers are possible. ये बना लिया होगा अब तक आपने, ठीक है। अब हेडिंग डालो कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कंडीशन फॉर, देखिए अभी हम सब कुछ एल्कीन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन भी पढ़ना है, ये भी किसकी पढ़ना है, एल्कीन की। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। तो देखो कंडीशन क्या है, एक कार्बन पे जो दो लगाओगे ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, समझना, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो दो लगा रहे हो ये डिफरेंट होने चाहिए। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो, अब बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, डिफरेंट। अगर मान लो यहाँ डी होता, अब बताओ शो करेगा, अब भी नहीं करेगा। इससे मतलब ही नहीं है। इस कार्बन की तरफ से देखो ना, इसमें दोनों क्या है, सेम हो गए, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह देखो ये, बताओ ये शो करेगा कि नहीं, बताओ भाई। सर ये बिल्कुल शो करेगा, डी और ए अलग है, ए और बी अलग है, तो ये बिल्कुल शो करेगा, ठीक। मान लो ए
अब बताओ ये शो करेगा कि नहीं? सर नहीं करेगा। ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? तो सर ये शो क्यों नहीं करता है? अब देखो क्यों नहीं करता है भाई, खुद देखो। चलो सेम वाला बना लेते हैं। अब तुम बताओ ये है 180 घुमा दोगे, सपोज ये भी ए था, 180 घुमाओगे तो भी ये आएगा। अब बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? देखो ये सेम रखा मैंने, घुमा कर भी पहले भी बाहर ए था और 180 घुमाने के बाद भी क्या है? एक ए बाहर एक ए अंदर, एक ए बाहर एक ए अंदर। तो ये है, इसको 180 घुमा दो तो बताओ यही बनेगा। ये दोनों क्या है? सेम है कि नहीं? इसको ऐसे रखो, आ जाएगा इसके ऊपर, है कि नहीं बेटा? तो इसीलिए कंडीशन क्या होती है कि एक कार्बन पे जो दोनों ग्रुप हैं दे शुड बी डिफरेंट। ठीक। तो क्वेश्चन, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ आगे लिखे ना, इफ पॉसिबल। बताओ इनकी। ABCD बनाओ। फॉर्मिंग इन फ्यूमेरिक एसिड।
देखो ब्यूटूइन, ये हो गया ब्यूटूइन। इसके तो हम बना ही चुके हैं सिस और ट्रांस। ये देखो, अब देखो नॉमेनक्लेचर कैसे इंपॉर्टेंट है इन सब में। अगर तुम्हें नॉमेनक्लेचर नहीं आता है तुम सवाल ही नहीं शुरू कर सकते। और इसी तरह आगे रिएक्शन आएंगे, उसमें भी यही है। तो मैंने आपको बताया था ना कि एनिसोल आया था मेरे एग्जाम में। अब मुझे रिएक्शन आती थी, अगर कोई ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर बना के तुम ये बना लोगे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ये है क्या। तो ये क्या हो गया बेटा, सिस वाला। ये क्या हो गया, ट्रांस वाला। ठीक, हेक्स 3इन। ठीक, तो ये देखो इथाइल लिख सकते हैं, इसको भी इथाइल लिख सकते हैं। तो देखो ये बन गया सिस, ये बन गया ट्रांस, ब्यूटवानीन। ठीक, तो ये देखो ये करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा ये? क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, अब देखो 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ये भी मैं बता चुका हूं। ये देखो ये बन गया सिस। ये बन गया ट्रांस। ठीक, ठीक, पेंटुइन। ठीक, ये देखो 1 2 3 4 5। तो अब इसमें एक समस्या ये है, मतलब क्या इसको सिस बोलोगे? सर एच तो सेम है, लेकिन ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिस लाइक। सिस तो है नहीं, लेकिन सिस जैसा है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस लाइक। अगला देखो मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड, ये आपको करा भी चुका हूं मैं। मैलिक एसिड ऐसे याद रखो, मिल गए। ये देखो सिस वाला, ये क्या है, सिस वाला मैलिक एसिड, इसका कॉमन नेम था, याद करो, करा चुका हूं। ये क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक, तो ये कौन सा हो गया भाई, ट्रांस वाला। सर ये तो ठीक है, चलो सिस ट्रांस, ठीक, ये आपने बता दिया, आपने समझ भी लिया। लेकिन एक डाउट है कि सर अगर चारों ग्रुप डिफरेंट आ जाए फिर आप उसको क्या बोलोगे, सिस बोलोगे कि ट्रांस बोलोगे? जैसे ये देखो एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको।
देखो अब जैसे सपोज ये है, अब बताओ चारों ग्रुप इसमें अलग अलग हैं, तो सर जब चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो फिर हमें ये बताओ कि क्या बोलते हैं, जब चारों ग्रुप अलग है तो बताओ हम इसको सिस बोलेंगे कि ट्रांस बोलेंगे, बताओ भाई। तो सर सीधी सी बात है, अब जो है सिस और ट्रांस को हम बोल ही नहीं सकते, है कि नहीं। अब हम सिस और ट्रांस तो बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सिस में दो सेम होने चाहिए थे। तो अब इसके लिए अलग आया, लिखो EZ सिस्टम। स्पेलिंग देख लो मैं, देखिए Z होता है जूजा मेमन, जूजा मेन, इसका मतलब होता है टुगेदर, ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है सिस लाइक। और E क्या है, स्पेलिंग फिर से देख लो, NTG गन, एंटी गन, मतलब नॉट टुगेदर, ये क्या होते हैं, ट्रांस लाइक। तो सब इसमें तो सेम है ही नहीं, तो आप सेम और उसको करोगे किसको? तो इसमें रूल क्या देते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर देखो इन दोनों में बताओ एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो इसको क्या लिखेंगे, हाई, इसको क्या लिखेंगे, लो। इससे Cl कनेक्टेड है, इससे कार्बन कनेक्टेड है, ठीक। तो बताओ Cl और कार्बन में किसका ज्यादा है, Cl का एटॉमिक नंबर हाई, तो कार्बन क्या हो गया, लो। तो देखो इसमें क्या है, हाई के सामने हाई, लो के सामने लो। तो ये एग्जांपल 1। तो बताओ ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये तो सिस जैसा हो गया। तो सिस जैसे को क्या बोलते थे, Z, सिस लाइक, ठीक है। ये क्या हो गया, Z, सिस लाइक, ठीक। अब जैसे है CH3 समझिए, लेकिन लो में किस एटम को, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये देखो क्वेश्चन में ही गड़बड़ मत करना, क्वेश्चन अलग लिखना, सॉल्यूशन अलग, क्वेश्चन उसके नीचे सॉल्यूशन। ये वैसे भी ट्राई ना करना, कर नहीं पाओगे। ये देखो ये है Cl है, अब देखो ये इससे क्या जुड़ा है, Cl H, ठीक। और यहाँ क्या था, Cl। तो इन दोनों में देखो ये Cl क्या हो जाएगा, हाई, और ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, लो। अब देखना इधर CHO, बेटा सॉल्यूशन अलग बनाना। तो देखो जैसे जब भी डबल बॉन्ड लगा होगा, ये देखो इसको इस तरह से कर लोगे, ये देखो जब भी डबल बॉन्ड लग गया होगा इसको इस तरह से कर लोगे, ठीक। अब देखो
तो अब पहला एटम दोनों में क्या है, सेम है, ये देखो। तो पहले एटम के बेसिस पर डिसाइड नहीं हो सकता। अब क्या करोगे, अब इन तीनों में देखोगे हाईएस्ट कौन सा है। इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। इन तीनों में सेकेंड एटम हाईएस्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। दोनों सेम हो गए। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। अब इसमें कौन सा है, H, और इसमें कौन सा है, O। तो कौन सा ज्यादा हो गया, O वाला। इसलिए ये क्या हो गया, हाई, और ये क्या हो गया, लो। तो लो के सामने लो, हाई के सामने हाई, तो ये क्या हो गया, Z। अब ट्राई करो, सारे इतने में दे रहा हूं। इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ये सवाल हो गया। अगला सवाल CH3, ये, हाँ यही मैं ढूंढ रहा था सवाल। ये करो। करिए। ये देखो, भाई ये देखो, इन दोनों में देखते हैं। तो पहला एटम, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। इन तीनों में हाईएस्ट कौन, हाइड्रोजन। इन तीनों में हाईएस्ट कौन, कार्बन। इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन, तो ये हाई हो गया, ये कार्बन है, हाई एटॉमिक नंबर, ये H, ये लो हो गया। अब देखो CONS2, तो CONS2 यानी C डबल बॉन्ड O NH2। डबल बॉन्ड O को कैसे कर दोगे, ये देखो CH2Cl, तो Cl H H। अब देखो फिर से, इन दोनों में पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन सेम है। अब इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, Cl। इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। बताओ Cl ज्यादा है कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 17, तो इसीलिए ये लो, और ये क्या हो गया, हाई। तो ये क्या हो गया, E।
ये देखो OCH3 CH2OH CONH2 और CN। ठीक, अब देखो इन दोनों में कार्बन ऑक्सीजन में ये क्या होगा, हाई, ये क्या होगा, लो। इन दोनों में देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन करोगे, ये क्या करोगे, पहला टर्म सेम है। अब इन तीनों में हाईएस्ट कौन है, ऑक्सीजन। इन तीनों में हाईएस्ट कौन है, नाइट्रोजन। तो ये हाई हो गया और ये लो, तो ये भी क्या हो गया, ई। हाई के सामने लो, लो के सामने हाई। एक मिनट दे रहा हूं, खटाखट कटा दो। देखो ये CH3 है, इधर क्या होगा CH2। देखो इधर पहला कार्बन, दोनों में पहला एटम दोनों में कार्बन, इन तीनों में हाईएस्ट हाइड्रोजन, इन तीनों में हाईएस्ट क्लोरीन। तो क्लोरीन हो गया हाई, ये हो गया लो। ये देखो क्या CH3 और ये CH2 CH3। तो पहला कार्बन सेम है, फिर इसमें हाईएस्ट हाइड्रोजन, इसमें हाईएस्ट कार्बन। ये हो गया हाई, ये हो गया लो। तो हाई के सामने लो, तो ये क्या हो गया ई। ये देखो ये इसमें आयोडीन और इसमें क्या है कार्बन। आयोडीन और कार्बन में आयोडीन हो गया हाई, कार्बन हो गया लो। अब इसमें देखो क्या है CH2 है, ये देखो ये अच्छा है। इसमें क्या है ये देखो, इन दोनों में बताओ। तो देखो पहला एटम कार्बन कार्बन सेम हो गया, ठीक।
अब इन तीनों में देखो हाईएस्ट कौन सा है, कार्बन। इन तीनों में देखो हाईएस्ट कौन सा है, कार्बन। हो गया। अब इन दोनों में देखो हाईएस्ट कौन सा है, हाइड्रोजन। और इन दोनों में देखो हाईएस्ट कौन सा है, कार्बन। इसीलिए ये हो गया हाई, ये हो गया लो। तो हाई के सामने लो, लो के सामने हाई, तो ये क्या हो जाएगा, ई। इसको देखो, ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ H है, यहाँ कार्बन है, तो कार्बन हो जाएगा हाई, H हो जाएगा लो। ठीक। अब ब्रोमीन है और यहाँ डायरेक्टली कौन सा जुड़ा है, कार्बन। तो ब्रोमीन और कार्बन में कौन ज्यादा होगा, ब्रोमीन। तो ये होगा हाई, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ये क्या होगा, लो। तो हाई के सामने लो, लो के सामने हाई, तो ये क्या हो जाएगा, ई। तो तीनों ही क्या निकले, ई निकले। ये देखो, देखिए ये दोनों मेडिकल के स्टैंडर्ड से कठिन है, मेडिकल में ऐसा नहीं आएगा ये दोनों क्वेश्चन, लेकिन आप चाहे तो देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में तो मैंने मना ही कर दिया था, मैसेज भी किया था, इतने टफ थे कुछ कहने को नहीं, लेकिन आप ये चाहो तो देख सकते हो। तो देखो ये क्या है, CH, ये CH3, ये CH3, ये देखो ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये देखो ये देखो। ठीक, डबल बॉन्ड हटाएं। चलो भाई, ये देखो, ठीक है। इसमें देखो ये 3 एटम, इसमें देखो क्या जुड़ा है इससे, CH2, और एक क्या जुड़ा है, H। चलो भाई कोशिश करो इसको करने की। करीब ये करिए, अगला वाला करिए। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर याद करो, ये इसी सवाल के चारों का करा रहा हूं। इज ग्रेटर देन कौन सा दिया था मैंने, ये वाला, इज ग्रेटर देन सी, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सर, देखो एक एक करके इसको खोलते हैं, यहां खोलता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं यहां खोलता हूं। तो ये जो है इसको क्या माना जाता है, ये देखो, ये 3 कार्बन तो मान ही लिए और एक H तो लगा ही हुआ है। अब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, इसकी बाकी 2 वैलेंसी भी हम क्या मानते हैं, किससे सेटिस्फाइड है, कार्बन से। ठीक, तो तुम खुद देखो, ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किससे, इससे।
क्यों ज्यादा है खुद देखो, ये 3H, ये 3H, ये 3H, तो खुद देखो इसमें ये 3 जुड़े हुए कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन कार्बन, तो सेकेंड एटम इसमें कौन सा आएगा, ये देखो इसके बाद सेकेंड एटम कौन सा आएगा, ये कार्बन, और इसमें सेकेंड एटम कौन सा आएगा, हाइड्रोजन, इसलिए इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। अब इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, क्यों, इसको क्या माना जाता है, ये देखो भाई डबल बॉन्ड है, तो ये तो मानोगे ही कि ये जुड़ा हुआ है किससे, इससे, है कि नहीं, और एक H हो गया, और ये जो बचा ये भी क्या मान लोगे, कार्बन, तो खुद देखो इसमें क्या है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसमें ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, और ये इससे ज्यादा तो है ही। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह ये वाला है, सोचो जरा, तो एक चीज और जान लीजिए कि पीएच की प्रायोरिटी इससे भी ज्यादा होती है, ये अगले सवाल में काम आएगा, पीएच की प्रायोरिटी इससे भी ज्यादा है, क्योंकि पीएच क्या होता है खुद देखो, ये है, अब इसमें तो कार्बन ही कार्बन है, कभी खत्म ही नहीं होने, ये देखो इधर ही देख लो, ये डबल बॉन्ड है, यानी ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और इसका भी माना कि ये कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसमें तो इतने कार्बन हो जाते हैं, ये देखो कि इसलिए ये आपको याद होना चाहिए, ये वहां स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है, कि कैसे खोलना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। इन दोनों में बताओ, इन दोनों में देखो इसमें कार्बन चलता चला जाएगा भाई, ये देखो पहला एटम कार्बन कार्बन सेम, दूसरा एटम कार्बन कार्बन, दूसरा एटम कार्बन कार्बन, अब इसमें तीसरा एटम कार्बन कार्बन, इसमें तीसरा एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसीलिए ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, इसीलिए क्या हो गया Z, हाई के सामने हाई, लो के सामने लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो तो प्रॉपर्टीज में लिखो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस का ज्यादा अच्छा होता है किससे, सिस से। पहली बात जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम किससे करते हैं, सॉलिड से हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, लिक्विड। जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सॉलिड से हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, लिक्विड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अब देखो सॉलिड से लिक्विड बनाने की हम कोशिश करते हैं, तो सॉलिड में जो जिसकी पैकिंग अच्छी होगी, जिसकी पैकिंग अच्छी होगी उसका
मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पैकिंग अच्छी का क्या मतलब, इसमें एकदम ठूस ठूस के भरा होगा। ठूस ठूस के मतलब कि जो बहुत ज्यादा एकदम फिल्ड होगा, एकदम मतलब कि बिल्कुल आपने खाली जगह नहीं छोड़ी, एकदम फिट हो गया। ऐसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये मेरी उंगली आपस में फिट हो गई, ये देखो, तो इतनी अच्छी से फिट हो गई आपस में जिक्सा पजल की तरह, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। लेकिन मान लो ऐसे फिट हो रही है तो अभी भी सॉलिड बनेगा, लेकिन अब ये देखो ज्यादा जगह ले रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन ये जो बिल्कुल अच्छे से मेरी उंगलियां देखो, इस केस में क्या होगा, बिल्कुल फिट हो गई, तो इस केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और इस केस में जब फिट नहीं हो पा रही सपोज यूं, तो अब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि अच्छे से पैक है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको तोड़ना क्या है, मुश्किल, और इसको तोड़ना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये बात है। इसकी पैकिंग अच्छी पैकिंग यानी सिमेट्रिकल होगी। तो इन जनरल ये होता है। ठीक है, अच्छा जो भी हम बात कर रहे हैं ट्रांस इसकी कर रहे हैं, नॉट फॉर ई एंड जेड। ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं सिस ट्रांस की, ई जेड की बात हम नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। लिखो, ट्रांस आइसोमर इज सिमेट्रिकल। Trans isomer is symmetrical. The molecules are closely packed in solid state. The molecules are closely packed in solid state. The van der Waals forces are comparatively stronger. The van der Waals forces are comparatively stronger. So greater melting point. Cis isomer is unsymmetrical. देखो ट्रांस में क्या होगा, जब एकदम जिक्सा पजल की तरह फिट हो जाएगा। जैसे सपोज ये ट्रांस है, एक ट्रांस का मॉलिक्यूल, देखो दूसरा ट्रांस का मॉलिक्यूल, तीसरा ट्रांस का मॉलिक्यूल, चौथा ट्रांस का मॉलिक्यूल, ये देखो। तो ट्रांस वाले क्या हो रहे हैं, दे आर फिटिंग लाइक जिक्सा पजल। ठीक है, तो ट्रांस मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल, तो दे फिट लाइक जिक्सा पजल। ठीक है, तो आगे लिखो, ये फोटो बना लो, फिर इसके साइड में लिखते रहो कि cis isomer is unsymmetrical, the molecules are not closely packed together. Cis isomer is unsymmetrical, the molecules are not closely packed together. So van der Waals forces are weaker, therefore less melting point. ठीक है, दूसरा लिखो, सेकेंड प्रॉपर्टी, पोलैरिटी। पोलैरिटी को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी यानी डाइपोल मोमेंट म्यू। ठीक, तो देखो कौन पोलर ज्यादा होता है, डाइपोल मोमेंट इन जनरल सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। क्यों सर, ये देखो ट्रांस है, ये sp2 है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये sp3, तो ये इस तरफ आएगा। तो बताओ वेक्टर क्या होंगे, आपस में इसके कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, ये इससे कैंसिल है, तो इस केस में तो इसका जीरो होगा।
और जो सिस वाला है ये वैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग में करा भी चुका हूं। इसका वेक्टर देखो, इसका बड़ा होगा, इसका छोटू सा होगा, इसका छोटा सा होगा, इसका बड़ा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, वेक्टर्स आर गेटिंग कैंसल्ड और इसमें वेक्टर कैंसिल कम हो रहा है, तो इसका नॉट इक्वल टू 0। तो ट्रांस वाले का सिस वाले से डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा हमेशा हमेशा। जैसे ये देखो, देखो ये ट्रांस लाइफ था, ये क्या है सिस लाइफ। ये क्या है ट्रांस लाइफ। तो ट्रांस लाइफ में भी देखो ये और ये आपस में कैंसिल ही करेंगे भाई, नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन तब भी ये दोनों बड़े बड़े आपस में कैंसिल करेंगे। और इसमें ये देखो, ये बड़े बड़े इधर है और ये छोटे छोटे इधर है। तो हमेशा ऑलवेज याद रखना कि लिखो कि क्या बोलते हैं कि जनरली ट्रांस आइसोमर इज ऑलवेज मोर पोलर देन सिस आइसोमर। जनरली ट्रांस आइसोमर इज मोर पोलर देन सिस आइसोमर। ठीक है, लिखो। फिर वही बात, हम जितनी भी बात कर रहे हैं उसमें ई एंड जेड के लिए हम कोई भी बात नहीं बोल सकते। हम जितनी भी बात कर रहे हैं किसके लिए बोल रहे हैं, सिस और ट्रांस के लिए। एक क्वेश्चन लिख लो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। तीसरी प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट में हम किसकी बात करते हैं, लिक्विड से किसकी बात करते हैं, गैस की। ठीक है, तो अब देखो सिस क्या होता है, लेस पोलर। अब एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट याद करो, सॉल्यूशन में पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो में जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और वो इंटर्न किस पर डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट पे। डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि किसकी ज्यादा होती है, सिस की, ट्रांस में क्या, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन याद रखना, जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो किसका ज्यादा होता है, ट्रांस का। अगला सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी भी सिस की ज्यादा होती है, ट्रांस से। तो लिखो इसके लिए कि solubility of cis isomer is greater than solubility of cis isomer is greater than trans isomer
as molecules of trans isomers are more tightly held in solid state than the corresponding cis isomer. Hence it is easy to break the crystal lattice of cis isomer. Hence it is easy to break crystal lattice of cis isomer as compared to trans isomer. भाई ट्रांस वाला अगर घोलोगे तो वो ज्यादा अच्छी पैकिंग है। भाई सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉलिड से मान लो तुम एक्वस में लाना चाहते हो तो तुम्हें सॉलिड के क्या करना पड़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सॉलिड स्टेट में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ही होती है, ट्रांस की। ट्रांस का क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किसमें, सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में किसका ज्यादा था, सिस का। सॉलिड स्टेट में किसका ज्यादा, ट्रांस का। तो इसको सॉल्युबल करना क्या होगा, मुश्किल। तो देखो हमने क्या पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट और सॉल्युबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट केवल किसका ज्यादा होता है, ट्रांस का, सिस से ज्यादा होता है। बाकी सबका क्या होता है, सिस का ज्यादा होता है किससे, ट्रांस से। ठीक, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं। ठीक, थैंक यू।